नमस्कार भाई और बहनों, मैं अपनी एक रचना आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ये रचना मैंने प्रकृति प्रेम पर लिखी थी। वैसे प्रकृति प्रेम पर भारतीय साहित्य में महान लेखकों ने बहुत सी श्रेष्ठतम रचनाएं लिखी हैं। इसी तरह से अन्य भाषाओं के लेखकों ने भी प्रकृति प्रेम पर बहुत ही श्रेष्ठतम और महानतम रचनाएं लिखी हैं। वैसे जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार होता है उसमें ज़्यादातर फ्रांस के लेखकों को नोबेल पुरस्कार मिले हैं। हालांकि नोबेल पुरस्कार की विश्वसनीयता कई बार संदेह के घेरे में आ गई है। कई बार नोबेल कमेटी बहुत ही गलत लेखकों को पुरस्कार देती है। वैसे लेखक को पुरस्कार के पीछे नहीं भागना चाहिए। जो भी देश के हित में हो, समाज के हित में हो, वही उसे लिखना चाहिए। हमारे देश में 2014 से पहले साहित्य अकादमियों पर माफियाओं का कब्जा था। सत्ताधारी पार्टियां अपनी विचारधारा के समर्थक लेखकों को साहित्य अकादमी का अध्यक्ष बना देती थी और उन्हीं लेखकों को साहित्य में जो पुरस्कार हैं उस पर भी माफियाओं का कब्जा था। इस तरह से हम देख सकते हैं कि 2014 से पहले साहित्य का पूर्ण रूप से अपराधीकरण हो चुका था और साहित्य में बहुत से माफिया सक्रिय थे जिन्होंने नेताओं के साथ जुगलबंदी करके बहुत ही खतरनाक वातावरण को बना दिया था। पर 2014 के बाद परिस्थितियाँ काफ़ी बदली हैं। वैसे साहित्य अकादमी में अभी भी श्रेष्ठता नहीं आई है। ऐसा लगता है कि साहित्य अकादमी पर अभी भी माफियाओं का कब्जा है, क्योंकि साहित्य अकादमी अभी भी श्रेष्ठ लेखन को प्रोत्साहित नहीं करती है। ऐसी आशा की जा सकती है कि जल्द ही साहित्य अकादमी पर भी माफियाओं का कब्जा हटेगा और साहित्य अकादमी श्रेष्ठ लेखकों को प्रोत्साहित करेगी। इस तरह मित्रों, भाइयों, मैं अब अपनी कविता आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इस कविता का शीर्षक है शाम और झील। अभी कल की बात है, मैं पढ़ाकर घर की तरफ आ रहा था। मेरे बगल में झील थी। झील कूलर देख रही थी। हवा चल रही थी। हवा कूलर पर चढ़ रही थी। पेड़ धीरे धीरे हिल रहे थे। पेड़ निब वाले पेन का ढक्कन नहीं लगा रहे थे। आसमान में कोई भी पक्षी नहीं उड़ रहा था। पार्क में बहुत कम लोग थे। मैंने आसमान की तरफ देखा। आसमान पेन जेब से बाहर निकाल रहा था। आसमान में बादल थे। बादल चश्मे का प्लास्टिक वाला कवर खोल रहे थे। गुलमोहर के पेड़ चश्मे का कवर बंद कर रहे थे। सेमल के पेड़ प्रेस को मेज पर रख रहे थे। सफ़ेदे के पेड़ धीमी हवाओं को प्रेस कर रहे थे। अमलतास के पेड़ मेज पर कपड़े बिछा रहे थे। घास धूप में रखकर आम का अचार गर्म कर रही थी। झाड़ियाँ रेलवे स्टेशन बना रही थी। धीरे धीरे अंधेरा बढ़ता जा रहा था। बादल धीरे धीरे लाल होते जा रहे थे। कुछ देर बाद बादल पूर्ण रूप से लाल हो गए। इस वक्त सब कुछ अलग ही तरह से दिखाई दे रहा था। झील प्लेट बना रही थी। आकाश होल्डर को दीवार में फिट कर रहा था। हवाएं कुकर पर कवर लगा रही थी। कुछ बादल जो पूर्व दिशा में थे वो कुकर से कवर हटा रहे थे। गुलमोहर के पेड़ झन्ना खूंटी पर से उतार रहे थे।
सीमल के पेड़ सीमेंट की छत बना रहे थे। घास सब्जी के बगल में रोटी रख रही थी। झाड़ियाँ पालक की रोटी पर मूली रख रही थी। सफ़ेदे के पेड़ मटर की सब्जी में नींबू निचोड़ रहे थे। धीरे धीरे बादल का आकार बदल रहा था। बादल का रंग ना तो पूर्ण रूप से लाल था और ना ही पूर्ण रूप से पीला था। बादल का रंग लाल और पीले का मिश्रण भी नहीं था। बादल का रंग कैसा था ये मेरी समझ में नहीं आ रहा था। कभी बादल रंग की किरणों की ताजगी के अलंकार की तरह लग रहे थे, तो कभी बादलों का रंग कला के यौवन की शांति की तरह लग रहा था। बादल का रंग पल पल बदल रहा था। कुछ देर बाद मैं घास पर लेट गया। धीरे धीरे बादल का रंग काला पड़ता जा रहा था। फिर मैं अपने बगल में बेंच पर बैठकर एक व्यक्ति से अपने बगल में बेंच पर बैठे एक व्यक्ति से पूछा, अंकल जी टाइम कितना हो रहा है? वह आदमी बोला, इस वक्त मेरी घड़ी के हिसाब से 7:30 बज रहे होंगे। वैसे 4-5 मिनट का अंतर भी हो सकता है। कुछ देर बाद मैं अपने घर लौट आया। घर आकर मैं सुंदर दृश्यों की नावयात्री फुहार में भीग रहा था। कुछ देर बाद मैंने खाना खाया। फिर मैं धीरे धीरे सपनों की उड़ान की आकाश यात्री दुनिया में खो गया। इस तरह मित्रों मेरी ये कविता समाप्त होती है। अब दूसरी कविता मैं आपको किसी दूसरे वीडियो में सुनाऊंगा। मेरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत अमर रहे, भारत के लोग अमर रहें, भारत विकास करता रहे। वंदे मातरम, भारत माता की जय। नमस्कार।